मेरी बात आपको बुरी लग सकती है इम्तियाज जलील साहब, और यकीनन लगनी भी चाहिए। और अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, अभी तो इब्तदा इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम लेते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अगर औरंगाबाद में आप लोग कामयाब करोगे तो हैदराबाद की जो हम लोग गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देते हैं, उनके अस्पतालों का इंतजाम करते हैं, उनको फ्री में इलाज देते हैं, तो आप बताइए 10 साल की कुर्सी पर बैठकर, 10 साल सियासत की कुर्सी पर बैठकर वो एमएलए रहे, वो एमपी रहे, क्या औरंगाबाद की आवाम के मजलूम बच्चों को एक भी स्कूल मिला? क्या एक भी अस्पताल ऐसा मिला जिससे गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज होया जा सके? अरे सिर्फ बातें बातें बातें। और पूरे हिंदुस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब मजलिस को कमजोर कर रहे हैं या नसीम सिद्दीकी मजलिस को कमजोर करने आया है। अरे मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हाँ, यकीनन वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं और वो आवाम के लिए काम भी करते हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए, जिसको आप अपना सियासी लीडर मान रहे हो और जिसके हाथ में कौम के मुस्तकबिल की बागडोर दे रहे हो, क्या वो इस काबिल है जो आप वादा कर रहे हो आवाम से, वो उस बात को पूरा कर सके? तो मैं यहां पर आया हूं मेरे भाई, मेरे अंदर बहुत जज्बात हैं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा था कभी शायद मजलिस का दामन नहीं छूटेगा और मैं एक जमात से काम करता रहूंगा। मुझे कोई सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ने का कोई शौक रखता हूं। हाँ, अल्लाह ने मुझे जज्बात दिए हैं, एहसास दिए हैं, मिल्लत की फिक्र दी है और मैं इस फिक्र को लेकर हर जगह पर जाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मेरी बातों को भी सुनती है। आज मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से हैं, मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल चाहिए होता है और इनको ये सिंबल दिया गया। लेकिन मैं आवाम से और आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी आवाम के बीच में सवाल रखिए, क्या औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील साहब के 10 साल के इस कार्यकाल में खुश है? क्या आवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई काम किया गया? सिर्फ अपना चेहरा आगे करने के लिए। आप ये बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहे हैं कि मैंने नामुसे रिसालत के लिए एहतजाज किया। अरे हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं, हमारे चेहरों पे वो एहसास है, वो जज्बात है कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती, हमारे दिलों के अंदर नफरत का वो तूफान उठता है। लेकिन साहब आवाज देते हैं पूरे महाराष्ट्र की आवाम को, आपने आवाज दी, महाराष्ट्र के अवाम लब्बैक कर कर आपके पीछे निकले, लेकिन आपके चेहरे पे वो कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। आप बड़ी गाड़ी का काफिला लेकर तो निकले, आप सनरूफ से ऊपर बैठकर सेब खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, हाथ फिरा रहे। अरे क्या ये जज्बात है कौम के लिए? आप मजाक बना रहे, दूसरे लोगों को मौका दे रहे कि तुम्हारे लीडर अपनी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, जबकि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे, अपने आप को चमका रहे। अरे आवाम की खिदमत करो, हमारे अंदर दर्द है, मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई क्योंकि मुझे पता है हमारे नबी की इज्जत हमारे दिल में क्या है। मैंने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, करवाया है दिल्ली की सरजमी पर। मेरी तमाम चीजें मेरे सोशल साइट पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल साइट बहुत मजबूत है। लेकिन आज लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कि मुझे इस जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए, और मैं किसी जमात के लिए तायद नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी मेरी पार्टी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं डॉक्टर साहब को एक वादा करके गया था, क्योंकि डॉक्टर साहब का मेरा रिश्ता एक बाप बेटे की तरह समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इनके अंदर इंसानियत देखी है, इनके अंदर मैंने एहसास देखा है कि इनके अंदर कौम और मिल्लत की फिक्र है, इंसानियत की फिक्र है। एक शख्स, हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पर कोई नाइंसाफी हो तो हमारे लीडर हमारी बातों को ऐवान में रखे, हमारी मजबूरियों को समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इन लीडरों में मैं खासकर इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोलूंगा कि मुसलसल 5 साल से दिल्ली के इंचार्ज रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर आज मजलिस को इन्होंने खत्म कर दिया और इसका नतीजा यह है कि आज दिल्ली के अंदर मजलिस मजबूत नहीं है। आप औरंगाबाद की आवाम ने आपको मोहब्बत दी, अकबर साहब, असद साहब की आवाज पर लब्बैक कर कर मोहब्बत दी, लेकिन आपने उनके वादों को भी पूरा नहीं किया। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है इम्तियाज जलील साहब, और यकीनन लगनी भी चाहिए। और अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई,
अभी तो इब्तदा इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मैदान में आना बाकी है और मैं औरंगाबाद की आवाम के बीच में जाऊंगा और मुझे यकीन है अगर मैं जो सच बोलूंगा, अगर मेरी जुबान पे सच्चाई होगी तो औरंगाबाद इस बात को समझेगी कि ये लड़ाई गफ्फार कादरी या एमआईएम के बीच में नहीं है, ये समाजवादी या एमआईएम के बीच में नहीं है। ये लड़ाई इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है और आवाम को इंसाफ देना पड़ेगा। जिसका हक है उसको देना पड़ेगा। आप किसी का हक ऐसे नहीं छीन सकते। मुसलसल डॉक्टर साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर मुसलसल आप 5 साल पहले या ये 2 साल पहले ये बोल दिया जाता डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आप इस बार इलेक्शन की तैयारी मत करो, हम आपको टिकट नहीं देंगे, हम किसी नौजवान को लड़ाते। और मैं कहता हूं कि अगर कुर्बानी देनी थी मैं शायद तब भी यहां पर खड़ा नहीं रहता। समीर साजिद बिल्डर साहब उन्होंने भी मुसलसल 10 साल मेहनत करी, मैं उनके काम को देख रहा हूं। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतनी ही फिक्र थी तो वो भी कुर्बानी देते, उनका भी हक बनता है, वो उनको टिकट दे देते तो भी मैं समझता कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर सियासत की कुर्बानी देने का जज्बा है। लेकिन नहीं, समीर भाई को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब वो क्या करते बेचारे। मैं समीर की इज्जत करता, मैं समीर को समझता। समीर भाई को भी समझना चाहिए ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है। इम्तियाज जलील साहब स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको पता है और आपको तो मालूम है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले को मालूम होता है कब किसकी टीआरपी बढ़ानी, कब किसकी टीआरपी गिरानी। तो इम्तियाज साहब तो बकायदा मीडिया में काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि मुझे कब अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कब दूसरों की टीआरपी को गिराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में इस बार आपकी टीआरपी को गिरा कर जाऊंगा। आपने मुझे मजलिस में कमजोर किया है, मैं आपकी सच्चाई पूरे आवाम को बता कर जाऊंगा और यकीनन आवाम मेरी बात को समझेगी। मेरा मकसद सिर्फ औरंगाबाद में आने का यही है मेरे भाई कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके जरिए आवाम से भी, जब आवाम तक ये चीज जाए और सोशल मीडिया के लोग भी जो देख रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिक गए या डॉक्टर साहब बीजेपी को कमजोर करना है या डॉक्टर साहब को खरीद लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत ये किसी दौलत या शोहरत के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे। इनको मालूम है कि मेरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये आवाम की खिदमत कर सके। अगर ये जीत कर आ जाते, अगर ये इम्तियाज जलील साहब की तरह काम नहीं करते तो मैं यहाँ पर बैठ कर डॉक्टर साहब की भी तारीफ नहीं करता। लेकिन मुझे यकीन है अगर औरंगाबाद की आवाम ने डॉक्टर साहब को कामयाब करके भेजा तो औरंगाबाद के आवाम के मुस्तकबिल का एक नया सवेरा होगा और औरंगाबाद के मजलूम मासूम बच्चों के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होगा, अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा। वो तमाम जरूरत की चीजें की जाएंगी जो एक लीडर का हक बनता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सुनो बात हो गया ना, अब मैं थोड़ी 2 मिनट बाद सवाल बातें पूछो। हमारा एक सवाल है कि डॉक्टर साहब अपनी सभा में जा चुके हैं। आपका गुस्सा ठीक है तो आप पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देना था, आप तो सभा में है। ये सभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभा की नहीं है। आपने सुन लिया सर, डॉक्टर साहब ने पहले आपको सारी कहानी। ये मेरी बात सुनिए, मैं आपके बोलने से मैं सपा की तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ। ये सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सच्चाई का कॉन्फ्रेंस है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे सपा के मौजूद नहीं है। ये डॉक्टर साहब की तारीफ में आए। अगर कोई किसी से इलेक्शन लड़ता है तो हक बनता है कि जरूरी नहीं कि हम पार्टी की तारीफ करें। नसीम भाई की बात आपने सुनी। नसीम भाई से जो सवाल नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं 1-2 बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मलूमा के नाम पर भारे पट्टी साल के 500 रुपए किराए से की गई है।
25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज अली साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोवी पाखंडी इम्तियाज अली को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमा किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमा किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमा किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोज करो, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज अली ने किया है। तो दलाली करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जाना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोगी की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता तो बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 5 सीटें खरीद की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अलशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद बाबा साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाले नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर
ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाला है। ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवाल थे वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे। और उसके बाद करीम कुरैशी साहब किया। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। अब खलील साहब ने जो सबूत किया है उनके शब्दों में बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो माइक देता है, चुन फिकर गया माइक तो बोलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, डिक्टेट थोड़ी कर सकते। एक मिनट, एक वक्त एक का जवाब दूंगा मैं, आपका जवाब पैकिंग का जवाब दे दूंगा। आपका क्या कहना था? कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते, जावेद साहब आप जवाब दो। मगर तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू? आप इंसिस्ट कैसा कर सकते हैं? सपोर्ट किए इसलिए मैं रेडियर महाराज से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे। 1 नंबर पे मेरा इस्लाम था, बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं मिलता। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इस्लाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया हुआ। आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। सुने सुने आप दोनों की लड़ाई हमारे से भाजपा से सीट छूट के आना है। अभी समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो छूट के आ रहे हैं। हमारा ये बोला रहा है इम्तियाज जलील साहब से कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्हें भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने से सांगा ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध म्हणजे जलील अरे कौन जाएगी यार, क्या बात कर रहे हो? वो बांधोगी नहीं भाषा सभा नाहीये एक लक्षात पत्रकार परिषदेला पत्रकार परिषदेचा सोहळा जाऊ द्या। मी आपका एक प्रश्न माझा असा आहे इकडे बघा ही तुम्ही जी निवडणूक लढत आहे ही तुमची फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून तर लढताय नाही, काय? त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाहीत का काय? आहे ना. तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचं फार मोठं काम केलेलं आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे, म्हणून मला इम्तियाज जलील बद्दल बोलावं लागलं। ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागलं आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे आणि हे निवडणूक जिंकतात। डॉक्टर साहेब 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं त्याच्यावर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे। काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहेत। मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर सुद्धा साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे। मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे। मला माहित आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला,
मला माहित आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीपासून, हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं, ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे. डॉक्टर साहब इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में की भूमिका में रहेगी. अब खाप देखने का अधिकार हर एक को है भाई, हम थोड़ी बोल सकते खाप मत देखो. डॉक्टर साहब औरंगाबाद से हैदराबाद का सफर कैसे ना हो सकता क्या बोले, औरंगाबाद से दिल्ली से हैदराबाद का आपको बताइए. समझा नहीं कौन सा सफर, दिल्ली से मुंबई का क्या हैदराबाद, दिल्ली की बात है, यहाँ से दिल्ली गए उसके बाद हैदराबाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए. फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की, अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की. वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास 45 खाता है, 125 एमएलए है, और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है. अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया. अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है, इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में मेरे हैं, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में 7 एमएलए और 1 MP, बाकी कॉर्पोरेशंस में है. एमआईएम का नंबर काफी नीचे है. एमआईएम कुछ नगर से आपके साथ में है. अरे भाई सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या. अरे भाई तुम अस्मत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछे यार. सबसे ज्यादा देखो मैंने वही बताया, मैं एक बात मानता हूँ, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन होने का हक है. अगर कोई उम्मीदवार आजाद खड़े रहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश को समझाऊं. ये बोलने का कि तू पैसे खा के खड़ा वो धर्म तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे तो फिर हमने क्या बोला. मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई. अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले. और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर हम करें, जब एमआईएम पार्टी कुछ नहीं होते हुए है, पुणे में उम्मीदवार दे दी 807 वोट दे दी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में दे दी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहाँ गया था. मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है. इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया. खैर छोड़िए, ये बात उनकी जवाब. समाजवादी पार्टी के कितनी दिवस आपके सीट दिए गए, आप भी कार्याध्यक्ष प्रदेश कार्याध्यक्ष, आपने दुरुस्त नहीं किया या आपके बारे में समझे मैं क्या बोल. जगह टिकट बांटे गए, आप पद पे थे. देखो भाई बहुत सारी चीजें कागज पे होती, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती. हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे. 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम साहब की गाड़ी के पास करके हाजिर होकर बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है. उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जा रहा, शाम में मुशायरे में आता हूँ, और हैदराबाद में मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा, और दावत भी मालूम नहीं होगा. क्या होता 10 बजे शुरू होता. आपने मेरी सवाल का जवाब, आप आपकी बात मुझसे पहले कह चुके, अभी के हम लोग सब आपने कितना अन्याय. मेरा पर्टिकुलर सवाल, जब ये हमको बताया ही नहीं गया, ये डिसीजन मेकिंग आपने विरोध किया था या आपको मालूम नहीं. हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं. क्यों नहीं मालूम, ये फैसले कुछ इस आधार पे किए गए हमको तो समझ में भी नहीं आया. हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर लिए
कि सब दरवाजे हमारे बंद करके विक्रय करने वाले थे। डॉक्टर साहब कांग्रेस में आप मुस्लिम वोटों की बात करें, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज के वोटों की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? जब से हम आए बस मुस्लिम की बात चल रही है। नहीं, देखिए अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुलाते हैं। MIM में जब मैं था दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। MIM में जिससे पर्सनल रिलेशन थे वो ज्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 एमपी है, उसमें से कई ओबीसी भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली बना रहे थे, हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बने। सर का प्रश्न पाटील आपल्या उमेदवार घोषित करणार आहेत 6 तो उसके इंतजार में तो बैठे, आज तुम भी बैठे क्या? आप जय भवानी कॉलोनी नगर मैं क्या जानता हूँ, आपका क्या कहना है? मनोज जरांगे के लिस्ट में आपका भी नाम देखा सर। भाई हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया, हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जरांगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतजार है, वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर महाविकास आघाडीचा घटक समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढत आहे, आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उपाध्याय के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद नहीं, और पांडुरंग टाइगर पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में, यानी ये भी फॉर्म दिया गया। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी की जो हिस्से है उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। डॉक्टर साहब MIM के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? डॉक्टर साहब मैं ना ही समाजवादी के साथ हूँ, ना MIM के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पार्टी की तायद अभी भी करूंगा, मेरे तायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मैं जमात में रहूँ या ना रहूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनके काम कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए बने हो। मैं उनके खिलाफ हूँ। डॉक्टर साहब अयोध्या से जो सांसद चुन के आए हैं उनको आप औरंगाबाद में प्रचार के लिए लाएंगे क्या? अयोध्या देखो ये फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास वरूण भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी है, हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे।